एंड वेलकम टू शिवानी सेंट्रल। आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, दैट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ बहुत सारे लॉज आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट लॉ। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है। इसका मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब कोई भी केमिकल्स, कोई भी एलिमेंट, एटम कंबाइन हो रहे हैं तो वो किस बेसिस पे कंबाइन हो रहे हैं, क्या बना सकते हैं वो, कैसे उन्हें ऐड किया जाए, ये सारी चीजें हम इन लॉज के अंडर पढ़ेंगे। सो our फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ किसने दिया था? ये एंटोन लेवॉइजर ने दिया था 1789 में। और इस लॉ में उन्होंने क्या बोला है? मास को ना हम बना सकते हैं और ना ही हम मिटा सकते हैं, मतलब खत्म कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना बनेगा ना बिगड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखें अगर, तो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होगी तो वाटर बना देगी। कितना यूनिट है हाइड्रोजन का? 4 यूनिट हाइड्रोजन 32 यूनिट ऑक्सीजन के साथ अगर कंबाइन होती है तो 36 यूनिट्स ऑफ वाटर बना देगी। मतलब ये वाला मास और ये वाला मास दोनों एड ऑन हो गए और इन्हें ऐड होके एक 36 यूनिट का वाटर बना लिया। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट मतलब जो हमारा इस साइड जो रिएक्ट कर रहा होता है, मतलब एलएचएस में होता है, उसका मास इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड के मास से, मतलब जो आरएचएस में प्रेजेंट है। ये लॉ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे कि इन्होंने ये तो बताया कि मास को खत्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, बट कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं लाइक न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसमें देखा गया है कि जो रिएक्टेंट का मास है, प्रोडक्ट का मास उससे थोड़ा सा कम आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये किसने एक्सप्लेन किया? ये आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। किस इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया उनने? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ठीक है, अब उनने क्या बताया कि वो जो रिएक्शन है ना, उसमें मास कहीं जा नहीं रहा है, वो बस कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो एक नया स्टेटमेंट क्या मिला हमें आइंस्टीन ने जो बताया उसके बाद, कि मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बस ये एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में। इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ पे। नेक्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ये किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। अब डेफिनेट प्रपोर्शन का लॉ क्या बोलता है कि कभी भी कोई कंपाउंड, मतलब कोई एलिमेंट जब कंबाइन होगा कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल ले लें। वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है। अब अगर आपको पेरिस या अमेरिका भेज दिया जाए पता लगाने की, यार वहां जाके देख के आओ कि पानी कैसा क्या होता है, तो क्या वहां पे जाना जरूरी है? नहीं, क्योंकि यहीं से आपको पता है कि वाटर का फॉर्मूला यही है। आप दुनिया के किसी भी कोने में, यूनिवर्स के किसी भी कोने में चले जाओ, पर वाटर का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में कंबाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसका जो है डेफिनेट प्रपोर्शन में कुछ एक्सेप्शंस, मतलब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लॉ में देखी थी। अगर मैं कार्बन 12 के आइसोटोप को कंबाइन करूं ऑक्सीजन के साथ और कार्बन 14 को कंबाइन करूं ऑक्सीजन के साथ, तब इन दोनों का रेशो क्या होगा? हम्म, दोनों का रेशो तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और कैसे चेंज हो जाएगा ये रेशो? 12, जैसा कार्बन 12 में आपको 12 दिख रहा है, 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, मतलब 32, 16 × 2 32। अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन होगा? कार्बन यहाँ पे आपको 14 दिख रहा है तो 14:32। अब क्या ये रेशियो सेम है? कंपाउंड एक ही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये रेशियो यहाँ पे जाके क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये लॉ यहाँ पे क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, C2H5OH और ये CH3OCH3। अब इसमें अगर हम काउंट करें कि इसमें कितना रेशो होगा, तो कार्बन यहाँ पे कितना दिख रहा है, दोनों का एक ही साथ काउंट कर लेते हैं। कार्बन दिख रहा है आपको 2, दोनों में दो दो कार्बन है। ठीक है,
हाइड्रोजन दिख रहा है आपको 5 6 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 + 3 6 दिख गया। ऑक्सीजन दोनों में 1 1 है, तो ये रेशियो तो सेम है, बट कंपाउंड तो अलग हो गया ना। ठीक है, तो इसीलिए ये लॉ यहाँ पे भी फेल हो जाता है दो चीजों में, कि आइसोटोप वाला पॉइंट, और एक ये सेम रेशियो में कंबाइन होके दूसरा कुछ एलिमेंट कंपाउंड बना लेने वाला पॉइंट। राइट। नेक्स्ट लॉ पे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था 1803 में। इनने क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, मतलब दो एलिमेंट को आपने कंबाइन करवाया और उन्हें ज्यादा कंपाउंड्स बना लिए, तो the masses of one element that combines with fixed mass of other are in small whole number ratio। इसका मतलब एग्जाम्पल से अगर समझें, कार्बन जो है वो दो ऑक्साइड्स बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब इसमें कॉमन आपको सेम एलिमेंट क्या दिख रहा है? कार्बन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी, लेकिन कार्बन का रेशियो दोनों में कितना है? सेम है ना। एक एक रेशियो में दोनों में कंबाइन हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया है, एक में ऑक्सीजन एक है और एक में ऑक्सीजन दो है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट जिसका रेशियो सेम है वो जिस भी अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, अब दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कार्बन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और तुमने नाइट्रोजन ऑक्साइड ले ली तो वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों में सेम है, तो अब जो ऑक्सीजन का रेशियो होगा CO और CO2 में, ये हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो होगा। मतलब ऑक्सीजन का कितना मास है? 16, और यहाँ पे CO2 में कितना मास होगा? 16 × 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 कितना होता है? 32। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1:2। राइट। तो क्या हो गया, ये बिल्कुल एक सेम होल नंबर के रेशियो में कंबाइन हो रहा है। दो एलिमेंट अगर ज्यादा चीजों से कंबाइन होते हैं तो वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे, ये डाल्टन ने दिया था लो। राइट। अब इसके बाद गे लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैस के लिए भी लॉ दिया गया है जो जोसेफ गे लुसेक ने दिया था। ठीक है, 1808 में दिया था इनने भी। इनने क्या बताया था, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैस या तो बन रही है या कंबाइन हो रही है आपस में, तो वो कैसे होंगी? एक सिंपल रेशो में होंगी, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। मतलब अगर दो गैसेस का, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनका टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल सेम रखा, तो ये कैसे कंबाइन होगी? एक सिंपल वॉल्यूम रेशो में कंबाइन होगी। अगर एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का है तो एक वॉल्यूम क्लोरीन का होगा, और ये दोनों मिलके कितना बना लेंगे? 1+1, 2 वॉल्यूम्स बना लेंगे HCl के। ये एक सिंपल सा रेशो है गैसियस वॉल्यूम के कंबाइन होने का, जो गे लुसेक ने अपने लॉ में बताया है। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक क्यूब मतलब एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का, और इनने मिलके क्या बना लिया है? HCl बना लिया है। क्लियर? एवोगेड्रो लॉ, एवोगेड्रोस लॉ किसने दिया था? एमिडियो एवोगेड्रो ने दिया था 1811 में। ठीक है, इनने क्या बोला था कि अगर हम सारी गैसेस सेम कंडीशन में रख दें, मतलब सेम प्रेशर सेम टेम्परेचर पे रख दें, तो सारी गैसेस में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगी। ठीक है, इसी से एक रिलेशन भी डिराइव हो गया, V इज प्रोपोर्शनल टू N। यहाँ पे V क्या है? वॉल्यूम है, और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। और कंडीशन क्या दी हुई है? टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट। मतलब अगर टेम्परेचर प्रेशर आपने सेम रखा, पूरा कांस्टेंट रखा, तो क्या होगा? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी नंबर ऑफ मोल से। एक वॉल्यूम में, मतलब एक कंटेनर में अगर आपने हाइड्रोजन रखी है सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, उसी सेम साइज के कंटेनर में आपने क्लोरीन रखी है या फिर नाइट्रोजन या कोई दूसरी गैस रखी है, तो इन दोनों में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर बिल्कुल सेम आएगा। ये किसने बताया? एवोगेड्रो ने बताया अपने लॉ में। हम एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं, नाइट्रोजन, ये इसका 1 लीटर 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और 2 लीटर ऑफ NH3 दे रहा है। ठीक है, ये सेम सिंपल रेशो में कंबाइन हुआ है, दैट इज 1:3:2, NH3 2 है। ठीक है, अब ये सारे लॉस हो गए, इसके बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, इसको तो भूलना ही नहीं है कभी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये पीछे पढ़ा ही रहेगा, पीछे नहीं छोड़ेगा कभी।
ये किसने बोली थी? जॉन डाल्टन ने 1808 में ये थ्योरी प्रपोज की थी। इनने क्या बताया था? कुछ इनके पोस्टुलेट्स है, मतलब कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, जो कि बहुत इजी भी है। फर्स्ट, क्या बताया इनने कि जितनी भी चीजें, मतलब जो भी चीज बनी है दुनिया में, जो भी मैटर है, उन सब में छोटे छोटे से इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल और इनडिविजिबल मतलब जिनको आप आपस में तोड़ नहीं सकते। और उन पार्टिकल को इनने क्या नाम दिया? एटम। अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि एटम सबसे पहले हमारे यहाँ के ऋषि आचार्य कनाड ने बताया था परमाणु। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने एटम इस टाइम पे बताया था। ठीक है, 1808 में। इनसे 2500 साल पहले ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इंडिया में। ठीक है, अब सेकेंड पॉस्टुलेट, अगर सेम एलिमेंट है तो उसके जो एटम होंगे उनका शेप और मास सेम होगा। लेकिन जहां एलिमेंट बदल गया तो वहां पे शेप और मास भी बदल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का एटम है, तो जितने भी हाइड्रोजन के एटम ले लो दुनिया में, वो सारे सेम शेप और मास के होंगे। लेकिन अगर आपने आयोडीन का एटम ले लिया या क्लोरीन का एटम ले लिया, तो फिर वो हाइड्रोजन से ऑब्वियसली अलग होगा, पर आपस में ये सारे एटम एक होंगे। ठीक है, शेप और मास उनका सेम होगा। नेक्स्ट क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम्स। इनको ना ही आप बना सकते हो ना ही आप बिगाड़ सकते हो। अल्टीमेटली एटम क्या है? मैटर है। तो मैटर को आप ना ही बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो। ये हमने एक लॉ में भी पढ़ लिया है अभी। बस इसको हम चेंज कर सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट, अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा? फिक्स सिंपल होल नंबर रेशो में, तो ये कंपाउंड एटम बना लेंगे। भाई ये क्या है कंपाउंड एटम? ये तो हमने कभी सुना नहीं। कंपाउंड एटम को ही हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या बताया इनने? अगर आप अलग अलग एटम को कंबाइन करोगे कुछ फिक्स सिंपल रेशो में, मतलब हर कुछ कंबाइन नहीं कर देना है, पर जिसमें वो कंबाइन हो पाए ऐसे सिंपल रेशो में, तो वो क्या बना लेंगे कंबाइन होके? कंपाउंड एटम्स बना लेंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट, अगर आप एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो, मतलब जैसा कि हमने पहले एक लॉ में देखा कि आप एक ही एटम को अगर अलग अलग रेशियो में कंबाइन करवाओगे तो वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना लेंगे। जैसे कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ऐड किया तो डाई मोनो ऑक्साइड बना लिया। कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन कंबाइन किए तो डाई ऑक्साइड बना लिया। ट्राई ऑक्साइड नहीं बनाता ये, बस दो ही ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एटम जो है ये मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। उनने ऐसा बोला था कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले पाए। मतलब सबसे छोटी चीज रिएक्शन क्या कर सकती है? एटम्स कर सकती है। ठीक है, अब इनने थ्योरी तो बहुत बढ़िया दी, एटम के बारे में सब कुछ बताया, कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, लेकिन हर थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है। मतलब सारी चीजें एक बार में परफेक्ट नहीं हो जाती ना, कोई फिर आके उसको सुधारता है, फिर कोई तीसरा आके उसको और सुधारता है। तो इनकी थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या? इनने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया था। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में इनकी थ्योरी के आने तक नहीं पता था। इनने आइसोटोप्स, आइसोबार, जैसा हमने कार्बन 12, 14 इन सब के बारे में डिस्कस किया था, तो इसके बारे में इनने नहीं बताया। और एक चीज, एलिमेंट का जरूरी नहीं है कि वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो, वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, जैसे कि कोई बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं तो वो किसी भी रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। अब तुम इस रेशियो को क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये इसका लिमिटेशन के पॉइंट में आ गया कि ये जरूरी नहीं है सिंपल में हो। कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे स्टार्च हो गया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलेज हैं, तो वो सिंपल रेशो में कंबाइन नहीं हुए हैं, वो कुछ कॉम्प्लेक्स रेशो में कंबाइन हुए हैं। ठीक है, द थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप क्या होता है? कार्बन के एलोट्रॉप सुने होंगे क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में, है ना? एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेम चीज जो है, सेम एटम के अलग अलग कंपाउंड। जैसे कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? डायमंड हो गया, फुलरीन, बकमिंस्टर फुलरीन जो होता है वो हो गया,
कोल हो गया, ये सारी चीजें क्या है उसके एलोट्रॉप्स है, मतलब कार्बन अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिर्फ कार्बन नहीं, बहुत सारे ऐसे एटम। तो इस बारे में भी डाल्टन ने नहीं बता पाए थे अपनी थ्योरी में। ठीक है, ये तो हो गई लिमिटेशन, बट कुछ मेरिट्स भी है ना, मतलब कुछ अच्छा भी तो किया है इनने। इनने जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो इनने एक्सप्लेन कर दिए। और डाल्टन ऐसे पहले पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, जिसने क्या रिकॉग्नाइज किया, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस, एलिमेंट मतलब एटम, और कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल। इनने एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस बताया, किसने, डाल्टन, ये से पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये चीज डाल्टन की थ्योरी क्या समझ में आई। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ लिए हमने। कौन कौन से, एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे लुसेक और एवोगेड्रो लॉ पढ़ा। ठीक है, गे लुसेक लॉ किसके लिए था, गैसियस वॉल्यूम के लिए था। ठीक है, फिर हमने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब पढ़ने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, और ये इस बार हिंट के साथ है, क्योंकि शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट है बहुत इजी। ट्राई इट एंड गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। If you like the video, kindly like, share and subscribe. Till then, bye bye.